Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. As I have started with the revision series on Indian Penal Code, and in this series I have discussed various concepts relating to IPC. And in this video I will discuss with the general exceptions. That is also one of the most important chapter for the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये भी आपके हर चाहे वो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर आपके लॉ स्टूडेंट है ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इफ वी टॉक अबाउट द जनरल एक्सेप्शन, जिसको हम कहते हैं अपवाद, सामान्य अपवाद. आप जनरली, मैंने आपसे जब शुरू में आपको डिस्कस किया था इंडियन पेनल कोड के बारे में, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप आईपीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होने जरूरी है. वहाँ मैंने एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताया था, मेंसरिया मीन्स मेंटल कंडीशन. भी जब भी आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, नेचुरली वहाँ पे यदि मेंसरिया है तभी आप उसके लिए दोषी पाए जाएंगे. यदि वहाँ पर मेंसरिया का अभाव है, वहाँ पे मेंटल कंडीशन का अभाव है, देन यू कांट बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट क्राइम. आप उस क्राइम के लिए लाइबल नहीं ठहर सकते. तो दिस मीन्स यदि आप कहेंगे कि एन एक्ट विच वुड आइदर बी एन ऑफेंस, यदि वो एक ऐसा कार्य जो वास्तव में तो है तो ऑफेंस ही, इज नॉट एन ऑफेंस इन केस इफ इट इज कमिटेड अंडर एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन चैप्टर 4. यदि वो चैप्टर 4 जो आपका इंडियन पेनल कोड का है और सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक, ये वो सेक्शन है जो ये कहते हैं कि यदि आपने कोई क्राइम भी कमिट करा है तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा. जनरली इन क्रिमिनल ट्रायल्स रॉन्ग डूअर इज प्रज्यूम्ड टू बी इनोसेंट. भाई जब भी कोई किसी भी व्यक्ति पर अपराध पे मुकदमा चलाया जाता है तो सबसे पहले उसको इनोसेंट ही समझा जाता है, उसको ये समझा जाता है कि उसने कुछ नहीं किया. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट. और ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि वो उसके गिल्ट को प्रूव करे, उसके अपराध को प्रूव करे. एंड इट्स कॉज बियॉन्ड द शैडो ऑफ द डाउट. और कहीं ना कहीं वो जो कारण होता है इसके पीछे, कहीं ना कहीं वो बियॉन्ड द शैडो ऑफ द डाउट रहता है. हैंस इन क्रिमिनल ट्रायल्स द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन. इसका मतलब जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल होता है तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, वो प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड और रॉन्ग डू sorry. But if the accused wants to take the advantage of any of the exception or defenses as mentioned in chapter 4 of the IPC, if he wants to bring any case within the general exceptions as mentioned in chapter 4, then the burden is shifted to जो बर्डन ऑफ शिफ्ट है वो दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब प्लेंटिफ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या कहेंगे आप भाई, जनरली आप लोगों को मैंने क्या कहा कि जब भी आप कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलाया जाता है तो नेचुरली आप इनोसेंट समझे जाते हैं. तो और ये ड्यूटी प्रूव करने की किसकी होती है कि भी आपने क्राइम किया है, वो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है. और वहाँ मतलब एक तरह से वहाँ पे शैडो ऑफ डाउट रहता है कि भाई उसने किया है या नहीं किया है. और वहाँ पे जो भी क्रिमिनल ट्रायल होगा वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है. परंतु यदि आप अपने ट्रायल को कहीं ना कहीं आप जनरल एक्सेप्शन के केसेस में लेके आ जाते हैं, सामान्य अपवादों में लेके आते हैं जो चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस किए गए हैं, तो वहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाएगा. वो बर्डन ऑफ प्रूफ अब मतलब उल्टी पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी पर आ जाएगा. तो दिस मीन देन द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड अपॉन द पर्सन. अब क्यों यहाँ पे जनरली आप जब देखेंगे तो सेक्शन 105 जो है, 105 जो सेक्शन है वो यही कहता है एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इफ एन अक्यूज्ड वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ एनी ऑफ द एक्सेप्शन. सेक्शन 105 में कहा गया है एविडेंस एक्ट के कि यदि कोई अक्यूज यदि किसी मतलब एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहता है, जैसे कि सेक्शन 4 चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस किए गए हैं, तो बर्डन इज शिफ्टेड अपॉन द पर्सन हु वांट्स टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड, जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मेंसरिया का अभाव था. इफ इट इज अपेरेंट, यदि ये चीज अपेरेंट है ऑन द एविडेंस ऑफ द रिकॉर्ड, देन द कोर्ट विल कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंस. यदि वही चीज अपेरेंट है कि हाँ उसकी मेंटल कंडीशन कुछ गलत थी, तो कहीं ना कहीं वहां पे कोर्ट उस सर्कमस्टेंसेस को कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में ले सकती है. दस एन इंडिविजुअल कैन एस्केप फ्रॉम द लाइबिलिटी अंडर दिस चैप्टर. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप चैप्टर 4 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो अक्यूज पर्सन है, वो अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है यदि वो इस चैप्टर 4 के अंदर कवर हो जाए, जनरल डिफेंसेस के अंदर कवर हो जाता है, विच आर बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन. जहाँ पे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ए पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर द क्राइम. वहाँ पे ये समझा जाएगा कि वो व्यक्ति क्राइम के लिए लाइबल नहीं होगा. दैट इज कमिटेड अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस विच इज प्रिवेलिंग एट द टाइम. क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से वो मजबूर था करने के लिए. एज देयर इज अब्सेंस ऑफ मेंसरिया, क्योंकि वहाँ पे मेंसरिया का अभाव था, मेंटल कंडीशन का अभाव था. तो दिस मीन जनरल एक्सेप्शन की जब आप बात करते हो तो ये जनरल एक्सेप्शन भी आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाएंगी. कौन कौन सी हो सकती है जनरल एक्सेप्शन? एक होती है एक्सक्यूजेबल एक्ट्स, दूसरे होते हैं जुडिशियली जस्टिसेबल एक्ट्स. तो क्या बताया मैंने आपको, जनरल एक्सेप्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स. जो जनरल कैटेगरी एक्सेप्शंस होती हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक मैंने आपको बताया एक्सक्यूजेबल एक्ट, जिनके अंदर आप एक्सक्यूज लेंगे, और दूसरे मैंने आपको बताया जुडिशियबल एक्ट्स, जहाँ पे जुडिशरी के द्वारा कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाई किया जा रहा है, जुडिशियबल एक्ट्स हैं. तो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्सक्यूजेबल एक्ट्स. तो एक्सक्यूजेबल एक्ट्स किसे कहते हैं? इट इज काइंड ऑफ एक्ट इन विच थ्रू द पर्सन हैड काज्ड द हार्म, yet that person should be excused
बिकॉज ही कांट बी ब्लेम्ड और हेल्ड लाइबल फॉर दैट एक्ट। भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सक्यूजेबल एक्ट ऐसे एक्ट को कहा जाता है जहाँ पे एक व्यक्ति ने हार्म तो काज किया है, नुकसान किया है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई है, परंतु वो पर्सन एक्सक्यूज ले रहा है क्योंकि उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ही कांट बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट एक्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, इफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मान के चलो एक व्यक्ति है जिसका मतलब जो माइंड है वो अनसाउंड है, वो पागल है दिमाग से, ही कांट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम एज ही वॉज नॉट हैविंग द मेंसरिया। नेचुरली कि यदि कोई पागलपन में कोई अपराध कर दे, किसी का मर्डर भी कर दे, नेचुरली उसको लाइबल नहीं ठहरा सकती। सिमिलरली एन एक्ट डन बाय ए पर्सन हु हैज बीन इंटॉक्सिकेटेड इनवॉलेंटरी, यदि कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती गलत तरीके से इंटॉक्सिकेटेड कर दिया जाता है, गलत तरीके से उसको नशा दे दिया जाता है, और वो ऐसी स्थिति में यदि कोई वो क्राइम भी कमिट कर देता तो उसको भी लाइबल आप नहीं ठहरा पाएंगे। एंड और यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान के चलो कोई एक बच्चा है जो मतलब इन्फेंसी की कंडीशन है, मतलब 4 साल से कम उम्र का बच्चा है मान के चलो, इफ एन एक्ट डन बाय एन पर्सन डन बाय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर, यदि वो कुछ क्राइम कमिट करता है, नेचुरली ही कांट बी मेड हेल्ड लाइबल, उसको लाइबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि वहां पे मेंसरिया का अभाव है। तो यदि आप देखेंगे तो एक्सक्यूजेबल एक्ट के बने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो असेंशियल कंडीशन है ना क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्री विल, जो असेंशियल कंडीशन क्या होती है कि जब क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करते हैं तो फॉर द मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी इट इज असेंशियल दैट देयर मस्ट बी फ्री विल, भी उस व्यक्ति की जो इच्छा है वो फ्रीली होनी चाहिए। मतलब क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड बैड, वहाँ पे उसके अंदर इतनी मतलब वो होनी चाहिए कि वहाँ पे वो अच्छे और बुरे का मतलब अंतर समझ सके। एंड नॉलेज ऑफ द फैक्ट अपॉन विद द गुड एंड इविल डिपेंड्स, उसको ये उन सर्कमस्टांसेस का, उन फैक्ट्स का भी ज्ञान होना चाहिए जिसकी वजह से वो गुड और इविल का मतलब वो कर पाएगा। एंड नॉलेज दैट एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय, और उसके दिमाग में ये भी नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि वो जो एक्ट है वो जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, कानून के द्वारा उसे रोका गया है। तो दिस मीन्स एक्ट डन अंडर द मिस्टेक ऑफ एक्ट। यदि हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्ट हैं जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट पाया जाता है, और कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ की बात की गई है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आपको भी आपने एक वर्ड सुना होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज। आपने एक मैगजीन सुनी होगी, इग्नोरेंसिया फैक्ट्स एक्सक्यूजा बट इग्नोरेंस लेस इज नॉन एक्सक्यूजा, सुना आपने ना, लेटिन मैगजीन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इग्नोरेंस फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज, भी फैक्ट का जो इग्नोरेंस अभी आपको जानकारी नहीं थी, तथ्य की जानकारी नहीं थी, आप उसका तो एक्सक्यूज ले सकते हैं, परंतु इग्नोरेंस ऑफ लॉ का आप कभी भी एक्सक्यूज नहीं ले पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को कानून का ज्ञान नहीं था, आप कोई गलत काम करने के बाद ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि ये काम गलत है। तो दिस मीन्स एक्ट डन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यदि हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं तो उससे संबंधित आपके जो सेक्शन है वो सेक्शन 76 से लेकर 79 तक है। एंड एक्ट डन ऑफ द पर्सन काज्ड बाय एक्सीडेंट, यदि कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट के द्वारा किया जाता है, मतलब एक्सीडेंट गलती से हो जाता है, तो वहां पे वो सेक्शन होता है सेक्शन 80। इसके अलावा होता है इन्फेंसी और एक्ट डन बाय चाइल्ड, यदि कोई एक्ट जो चाइल्ड के द्वारा किया जाता है, आप चाइल्ड की बात जैसे मैंने आपसे करी तो चाइल्ड भी 2 तरह के लिए जाएंगे, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, और दूसरा वो बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच की है। तो यदि वो कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम की उम्र है तो वो आएगा सेक्शन 82 के अंदर। मतलब सेक्शन 82 ये कहता है कि यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है और यदि वो कार्य उस ऐसे बच्चे के द्वारा किया जाता है वो कभी भी क्राइम की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं मेंसरिया का अभाव रहता है। परंतु यदि वही उम्र आप 7 से 12 साल की उम्र का है तो नेचुरली कि वहां पर यह देखा जाएगा कि क्या वो इतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑब्टेन कर पाया था बच्चा, कि वहां पर उसको ज्ञान था कि क्या सही है क्या गलत है, वेदर ही वॉज एबल टू नो द नेचर ऑफ द वट इज गुड एंड वट इज बैड, क्या उसके दिमाग में इतनी थी, वेदर ही वॉज एबल टू नो द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो यदि उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी वो ऑब्टेन कर चुका था, नेचुरली वो लाइबल ठहराया जा सकता है। परंतु यदि उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी उस समय 7 से 12 साल के बच्चे में, तो नेचुरली ही कांट बी हेल्ड लाइबल। तो वहां पे कौन सा जगह सेक्शन 83। इफ यू टॉक अबाउट द एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, यदि हम करते हैं कि एक बच्चा जो मतलब पागल है या कोई आदमी पागल है और पागल कंडीशन में अवस्था में यदि कोई कार्य करता है तो उसके लिए अप्लाई होता है सेक्शन 84। मीन्स यदि किसी भी व्यक्ति को जो पागल है, पागल अवस्था में है और उसको नहीं पता कि क्या गुड है क्या बैड है, तो इफ एन एक्ट डन बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड दैट इज डिस्कस्ड अंडर द सेक्शन 84, अंडर सेक्शन 84 ही कांट बी हेल्ड लाइबल। यदि कोई व्यक्ति पागल अवस्था में कार्य करता है तो उसके द्वारा यदि कोई क्राइम भी कमिट हो जाता है, मर्डर भी हो जाता है, नेचुरली ही उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, सेक्शन 84 कहता है ये। इसके अलावा मैंने आपको बताया इंटॉक्सिकेटेड, एक्ट ऑफ द इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आर डिस्कस्ड अंडर द सेक्शन 85 एंड 86। 85 और 86 के अंदर ऐसे व्यक्तियों के अपराधों की बात की गई है, कार्य की बात की गई है जो मतलब कहीं ना कहीं इंटॉक्सिकेटेड है,
कोई मतलब ऐसा कार्य किया, मतलब वहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड आपने जानबूझ के किया है, नशा आपने जानबूझ के किया और उसके बाद यदि कोई अपराध कमिट करा है, नेचुरली कि वहाँ पर आपको देखा जाएगा कि वहाँ पे आपको जानकारी थी या नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेंसरिया का अभाव यदि है तो नेचुरली यू कांट बी हेल्ड लायबल। इसके अलावा ये जो मैंने आपको जितने भी कार्य बताए हैं सेक्शन 76 से लेकर 86 तक, ये सारे के सारे एक्सक्यूजेबल एक्ट्स हैं। एक्सक्यूजेबल मतलब जहाँ पे आप एक्सक्यूज ले पाएंगे कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेक्शन 74 की, सबसे पहले 76 की, तो दैट डिफाइंस अपॉन द मिस्टेक ऑफ एक्ट, वो मिस्टेक ऑफ एक्ट की बात करता है। तो मिस्टेक ऑफ एक्ट के अंदर क्या कहा गया, इफ एनी पर्सन कमिट्स एनी एक्ट who is which is bound or to do mistake believes in good faith that he is bound by law। यदि कोई व्यक्ति मतलब ये समझता है कि मेरे को मतलब बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यदि उसको ये लगता है कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, मतलब मेरे को कानून के द्वारा बाध्य हूँ ऐसा करने के लिए, नेचुरली तो यदि वो ऐसा करता है तो ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन दैट ऑफेंस, वो उसके लिए कभी भी दोषी नहीं माना जाएगा। वहाँ पर उसके लिए आप जनरल एक्सेप्शन का वो सहारा ले सकता है, जो मैंने आपको बताई है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजा बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूजा, तो ये उसका सहारा ले पाएगा। इसके अलावा सेक्शन 77 की जब हम बात करते हैं तो वो कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, तो ये आता है जुडिशियबल, जो मैंने आपको सेकंड कैटेगरी बताई थी, डिफाइन की थी, जुडिशियली जस्टिसिएबल एक्ट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या कहा गया, सेक्शन 77 से दैट इफ एनी जज इन इज अथॉरिटी इन गुड फेथ, यदि कोई जज अपनी अथॉरिटी में और गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि ही इज ऑथराइज बाय द लॉ, और वो कानून के द्वारा ऑथराइज है, कमिट्स एनी एक्ट, यदि कोई कार्य वो करता है तो दैट डजंट कम अंडर कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, एक कैप्टन ऑफ ए शिप, यदि कोई कैप्टन है शिप का और वो एक कैप्टन ऑफ ए शिप ट्यून द डायरेक्शन ऑफ द शिप ऑफ 100 पीपल्स इन ऑर्डर टू सोल्व देयर लाइफ। सो मैं कहने का मतलब ये कि जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि कोई जज है और आपको पता है कि वो मौत की सज़ा दे देता है किसी को, नेचुरली कि उसने अपने जुडिशियबली जस्टिसिएबल एक्ट किया है, उसने जज की कैटेगरी में रहते हुए वो कार्य करा है, उसको ये लगता है कि मैं इसके द्वारा बाउंड हूँ और मुझे ये कार्य क्योंकि मैं जज की कैटेगरी में रहते हुए उसने करना है, तो वहाँ पर वो उसका अपराध मतलब वो उसने मारने की सज़ा दे दी, नेचुरली उसने एक मतलब उसको मृत्युदंड की सज़ा भी दी है, तो ही विल नॉट बी लाइबल, उसको लाइबल नहीं ठहरा पाएंगे। इसके अलावा यदि आप कहते हैं कि सेक्शन 78 ये कहता है कि एक्ट डन बाय पर्सन टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि यदि जजमेंट के आदेश का पालन करते हुए या जज कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यदि आप कोई कार्य करते हैं तो यू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। जैसे कि आप एक जल्लाद के बारे में देखिए, जल्लाद कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि उसको फांसी की सज़ा देनी है और आप जल्लाद उनको फांसी देने का काम करता है, नेचुरली वो मर्डर कर रहा है, तो क्या वो लाइबल हो सकता है? नो। आपने निर्भया कांड में देखा कि अभी उनको मौत की सज़ा दी गई थी जल्लाद के द्वारा, तो क्या वो लाइबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ही विल टेक द एक्सक्यूज अंडर द सेक्शन 78, वो 78 के अंदर एक्सक्यूजेबल एक्ट है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो वो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 78। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 79 दैट इज टॉक्स अबाउट द मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। यदि कोई ऐसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है जो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, मीन्स if any act commits any if a person commits any act which is justified by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law believes himself to be justified by law, यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि मैं लॉ के द्वारा जस्टिफाइड हूँ, यदि वो कोई कार्य करता है तो वो उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। दिस मीन्स nothing is an offense which is done by a person who is justified by law or by reason of mistake of act believes himself to be justified by law। इसको एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो ये कोई व्यक्ति है और वो डेड को अरेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, ये अरेस्ट डेड टू बी ए मर्डरर, मान के चलो ए को कहा जाता है कि आप डेड को अरेस्ट करके लाइए जिसने मर्डर किया है, और वहाँ पे वो गुड फेथ में जस्टिफाइड बाय लॉ मतलब उसको प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने बिफोर द कोर्ट ऑफ द अथॉरिटी, तो ये हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ये ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं। इसके अलावा यदि आप सेक्शन 80 की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था एक्सीडेंट, यदि आप एक्सीडेंट के थ्रू यदि कोई कार्य आपसे होता है और वो मतलब एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, यदि आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हैं और उसके दौरान यदि आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपका कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, सेक्शन 80। तो वो सेक्शन 80 के अंदर आप एक्सक्यूज ले सकते हैं कि वहाँ पे मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो सेक्शन 80 क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और बाय मिसफॉर्चून। यदि कोई कार्य एक्सीडेंट की वजह से होता है या मिसफॉर्चून की वजह से होता है तो वहाँ पर वो कभी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा यदि वो लॉफुल एक्ट करने के दौरान हुआ है।
तो ये वहाँ पे एक्सीडेंट वो जो है वो उसमें क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन 81 क्या कहता है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। यदि कोई ऐसा कार्य है जो पता है कि हाँ भी इससे नुकसान होगा, परंतु बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के किया जा रहा है, आपराधिक मतलब कोई उसकी मंशा नहीं है, और वहाँ पे वो किसी दूसरे हार्म को बचाने के लिए किया जा रहा है, तो वो कभी भी अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, मान के चलो एक जहाज जा रहा है पानी के अंदर, ए नाम का, और वो जहाज जब जा रहा है उसके अंदर 100 बंदे बैठे हुए हैं, 100 आदमी बैठे हुए हैं। अब जाता जाता रास्ते में अचानक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उसको दिशा मोड़नी पड़ती है, मोड़नी पड़ेगी, यदि नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। और वो देखता है कि सामने से दूसरी एक शिप आ रही है जिसके अंदर 30 लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि वो जो जहाज का कैप्टन है यदि उस शिप को मोड़ लेता है और वो 30 बंदे उसकी वजह से मर जाते हैं, तो वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि एक बड़े एक्सीडेंट को बचाने के लिए उसने छोटा एक्सीडेंट यदि कर भी दिया है, नेचुरली ही विल नॉट बी लाइबल। तो वहाँ पे वो सेक्शन 81 का एक्सक्यूज ले सकता है, क्योंकि उसने विदाउट क्रिमिनल इंटेंट किया है और एक बड़े एक्सीडेंट को बचाने के लिए किया है, टू प्रिवेंट द अदर हार्म। तो सेक्शन 81 का वो एक्सक्यूज ले पाएगा। If we talk about the section 82 मैंने आपको क्या बताया था? एक्ट डन बाय चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज। यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम उम्र की है, नेचुरली वो लाइबल नहीं होगा, तो ही इज फुली इनकैपेक्स। If we talk about the section 86, that is act done by a child under the 7 year, above the 7 year and under 12 year, 7 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे के बीच में यदि कोई वो किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो वहाँ पे वो लाइबल वैसे तो नहीं होगा, परंतु वहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या वो इतनी मैच्योरिटी ऑब्टेन कर पाया था कि उसको क्या ये पता था कि क्या गुड है क्या बैड है, वेदर ही वॉज एबल टू नो द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, तो वेदर ही हैज अटेन द मैच्योरिटी। यदि वो मैच्योरिटी उसने ऑब्टेन नहीं की थी, नेचुरली उसका बच्चे दिमाग अभी भी बच्चे वाला था, तो वो लाइबल नहीं होगा, परंतु यदि उसने मैच्योरिटी ऑब्टेन कर ली तो नेचुरली उसको लाइबल ठहराया जा सकता है। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि वहाँ पे वो मैच्योरिटी ऑब्टेन कर चुका है, नहीं कर चुका है। तो इफ एनी माइनर चाइल्ड इज बिटवीन द 7 and 12 एंड नॉट अटेन द मैच्योरिटी, यदि उसने मैच्योरिटी ऑब्टेन नहीं की है, तो यदि उससे कोई गलत कार्य भी हो जाता है, ही कांट बी कन्विक्टेड फॉर दैट ऑफेंस। If we talk about the section 84, that is act done by child of unsound mind। यदि कोई पागल व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है और यदि वो मर्डर भी कर देता तो he can't be held liable and there is absence of mens rea। If we talk about the section 85, that is act done by a person incapable of knowing the nature because of the intoxication विच वॉज डन अगेंस्ट हिज विल। यदि कोई व्यक्ति किसी को बिना उसकी इच्छा के यदि इंटॉक्सिकेशन दे दिया गया है, उसको कोई मतलब कहते हैं नशीला पदार्थ दे दिया गया है, और ऐसी अवस्था में यदि वो कोई उससे कोई अपराध हो जाए तो ही कांट बी हेल्ड लाइबल, उसको लाइबल नहीं ठहरा पाएंगे। सेक्शन 85 के अंदर वो एक्सक्यूज ले पाएगा। If we talk about the section 86, offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। यदि चाहे कोई व्यक्ति मतलब चाहे वो इंटॉक्सिकेटेड है, यदि उसको पता है कि ये क्या गलत है क्या सही है, नेचुरली कि उसको मतलब कहीं ना कहीं ऑफेंस की कैटेगरी नॉलेज है, इन केस वेयर एन एक्ट इज डन बाय एन ऑफेंस अनलेस डन विद ए पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, ए पर्सन हु डज एन एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be liable to be dealt with as if that is done by a person who is not intoxicated। तो वहाँ पे ये समझा जाएगा कि वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था। यदि ऐसे व्यक्ति ने कार्य किया जिसको इंटॉक्सिकेशन जो है उसने जानबूझ के किया है, जानबूझ के शराब पीकर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता चला जाता है और वहाँ पे वो एक्सीडेंट कर देता है, नेचुरली ही कांट बी हेल्ड लाइबल, वो उसको लाइबल ठहराया जाएगा, ही कैन बी हेल्ड लाइबल, तो उसको लाइबल ठहराया जाएगा। तो वो सेक्शन 86 के अंदर आएगा, वो एक्सक्यूज नहीं ले पाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 87, Section 87 deals with act not intended or not known to be believed to likely to cause death or grievous hurt done by consent। यदि कोई ऐसा कार्य किसी की सहमति से किया जा रहा है एंड एक्ट नॉट इंटेंडेड, वहाँ पे उसकी इच्छा नहीं है, वो नोइंगली नहीं कर रहा, नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, उसको नहीं पता कि ये डेथ इसकी वजह से डेथ हो सकती है कि ग्रीवस हर्ट होगी, यदि वो कंसेंट से किया जा रहा है तो वहाँ पे भी वो एक्सक्यूज ले पाएगा। तो जैसे कि आपने डॉक्टर्स के केस में सुना होगा कि डॉक्टर्स यदि कोई ऑपरेशन करते हैं, नेचुरली कि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब आप क्या कहेंगे कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया, वहाँ पे आप इसका कंसेंट ले पाएंगे। तो सीधी सादी बात है कि यदि कोई कार्य किसी की कंसेंट से किया जाता है तो मतलब वहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति को लाइबल नहीं ठहरा सकते। ये आपने पढ़ा होगा ना, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया, वेयर देयर इज कंसेंट देयर इज नो इंजरी एंड दैट इज अप्लीकेबल इन द केसेज ऑफ डॉक्टर। तो वहाँ पे जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं, नेचुरली वहाँ पे वो कौन से सेक्शन का एक्सक्यूज लेंगे, सेक्शन 87।
तो वो 87 का एक्सक्यूज ले सकते हैं। सेक्शन 88 की जब हम बात करते हैं तो एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। यदि किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कार्य किया जा रहा है और गुड फेथ में किया जा रहा है, उसको नहीं लगता कि भी इसकी वजह से कोई डेथ होगी या कोई मतलब गुड फेथ में किया जा रहा है, तो वो भी लाइबल नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय मतलब विच इज डन बाय पर्सन हु इज इंटेंडेड ऑन डूअर और काज टू बी नोन टू बी मतलब उसको पता है कि यहाँ पर मतलब वही कहीं ना कहीं वो कंसेंट से किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, और वहाँ पे उसको ही एक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट, वहाँ पे उसकी इच्छा ये नहीं है कि उसको उसकी वजह से मौत आ जाएगी, तो वहाँ पे वो सेक्शन 88 का एक्सक्यूज ले सकता है। तो 88 के अंदर जैसे आप सर्जन वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ए सर्जन नोइंग दैट ए पार्टिकुलर ऑपरेशन, सर्जन को ये पता है कि ये पार्टिकुलर ऑपरेशन जो वो करने वाला है जेड का, उसकी वजह से जो जेड है मतलब उसको कोई पेनफुल कंप्लेंट हो सकती है, दैट सफर्स पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज दैट, परंतु उसको ये नहीं लगता कि उसकी वजह से डेथ हो जाएगी, और उसके बेनिफिट के लिए करता है, उसको बचाने के लिए करता है जेड को, और उस ऑपरेशन के दौरान यदि उसकी मौत हो जाती है नेचुरली ही कांट बी हेल्ड लाइबल, वो सर्जन लाइबल नहीं हो सकता। इफ वो टॉक अबाउट द सेक्शन 89, यदि सेक्शन 89 की बात करते हैं तो क्या कहेगा कि ओन कंसेंट ऑफ गार्जियन इफ एनी एक्ट इज डन इन गुड फेथ, यदि गार्जियन की कंसेंट लेके गुड फेथ में यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 89 अप्लाई हो जाएगा। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन इज नॉट एन ऑफेंस, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 90, सेक्शन 90 डिफाइन करता है कंसेंट को, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन। आपको भी पता है कि जब कंसेंट की बात करते हैं तो कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो आपको पता है कि जब तक यदि इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री दैट कंसेंट इज नॉट ए वैलिड कंसेंट, यदि कंसेंट फ्री नहीं है तो कभी भी वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मीन्स इफ द कंसेंट इज गिवन अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन दैट डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंसेंट, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पे जब यदि ऐसी कंसेंट ऑब्टेन की गई जो फियर के द्वारा ली गई है, किसी को डरा धमका के ली गई है, तो वहाँ पे कभी भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ये कौन कहता है, सेक्शन 90 कहता है। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 91, सेक्शन 91 क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कास्ट, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कास्ट, मतलब जैसे कि आप मान के चलो कि आपने डॉक्टर ज़्यादातर मिसकैरेज को देखा होगा, काज मिसकैरेज, अनलेस यदि कोई किसी व्यक्ति का मतलब कोई औरत का मिसकैरेज करता है जहाँ उसके बच्चे को मतलब उसको मिसकैरेज करता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो गुड फेथ में किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन। मैं मान के चलो वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड किया गया उस लेडी का तो ये पता लगा कि या तो लेडी को बचाया जा सकता है या बच्चे को बचाया जा सकता है, और वहाँ पे डॉक्टर उस लड़की का मिसकैरेज करता है और इस गुड फेथ में करता है कि वहाँ पे लड़की की जान बचाई जा सके नेचुरली है, तो वहाँ पे डॉक्टर लाइबल नहीं होगा। तो ये आपका कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, सेक्शन 81, मीन्स एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कास्ट। न चले कि आपने बच्चे को तो मारा है, परंतु वो क्यों मारा है, क्योंकि वहाँ पे माँ की जान बचानी थी। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो एक्सक्यूज मिल जाएगा उसे। तो इसके बाद सेक्शन 92 की यदि हम बात करते हैं तो सेक्शन 92 की संबंध में एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट, यदि कोई कार्य गुड फेथ में किया जा रहा है और फॉर आप एक पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दिस मीन्स यदि कोई कार्य नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय रीजन ऑफ हार्म विच इट मे काज और पर्सन फॉर द बेनिफिट, मतलब वहाँ पे उस व्यक्ति के गुड बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट किया जा रहा है। इफ द सर्कमस्टांसिस आर सच डैट, वहाँ पे यदि सर्कमस्टांसिस ऐसी है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ पे कंसेंट लेना पॉसिबल ही नहीं है, और वहाँ पे उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए यदि कोई कुछ किया जाता तो नेचुरली ही विल नॉट बी लाइबल। मान के चलो, आपको एग्जांपल लीजिए, एक आदमी कोई सड़क पे मतलब पड़ा हुआ मिलता है, एक्सीडेंट हुआ है, और एक डॉक्टर अचानक उसे देख लेता है और वो ले जाता है, उसका ऑपरेशन करता है जिससे कि वो आदमी को बचाया जा सके, क्योंकि वहाँ पे वो इस कंडीशन में है कि उसकी कंसेंट लेना संभव नहीं है, और वो डॉक्टर उसको गुड फेथ में उसको आदमी को बचाने के लिए उसको ऑपरेट करता है या उसकी सर्जरी वगैरह करता है या उसकी मरम्मत वगैरह करता है नेचुरली, तो वहाँ पे वो लाइबल नहीं होगा यदि उसको कोई नुकसान हो जाता है, क्योंकि देर वाज द सर्कमस्टांसेस, मतलब वहाँ पे ऐसी सर्कमस्टांसेस थी विदाउट मतलब दैट वाज नॉट पॉसिबल टू टेक द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि वहाँ पे कंसेंट लेना पॉसिबल ही नहीं था। तो वहाँ पे कौन सी सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 92 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 93 की जब हम बात करते हैं तो दैट इज कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ,
यदि कोई कम्युनिकेशन की जा रही है, किसी को कोई जानकारी दी जा रही है और वो गुड फेथ में दी जा रही है, और उसके दौरान यदि किसी को कुछ हो जाए, दूसरे व्यक्ति को जिसको कम्युनिकेशन दी गई है, तो आप लायबल नहीं होंगे। मान के चलो आपको पता चलता है कि किसी लेडी का मतलब बेटा, मतलब आप किसी को आपको मतलब पता चलता है कि वो उसका बेटा जो है वहाँ पे उसकी एक्सीडेंट हुआ है, आपको लगता है कि हाँ ये तो बेटा उसका मतलब उस लेडी का ही है, और आप उसको जानकारी देने जाते हैं। और उस जानकारी को देने के दौरान जब आप उसकी माँ को जानकारी देते हैं, तो उसकी माँ को यदि अटैक पड़ जाता है या कुछ दिक्कत हो जाती है, नेचुरली यू कांट बी हेल्ड लायबल, क्योंकि आपने तो कम्युनिकेशन जो की थी दैट वाज मेड इन गुड फेथ, आपने गुड फेथ में उससे जानकारी दी थी। तो दिस मीन्स कम्युनिकेशन इन मेड गुड फेथ यदि की जाती है तो वहाँ पे आप लायबल नहीं होंगे। तो नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यदि वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में नहीं कही है तो ऐसी स्थिति में आप लायबल होंगे। नेचुरली कि यदि आपने गुड फेथ में की है तो वहाँ पे आप लायबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान के चलो एक सर्जन गुड फेथ में ये कम्युनिकेट करता है सामने वाले व्यक्ति को, जो आपको क्लाइंट है उसको ये कहता है ही कांट लीव, वो जी नहीं सकता, भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 महीने का मेहमान है, और वो सुनते ही तुरंत उसको शौक लग जाता है। 2 महीने तो काटने बहुत दूर की बात है, वो पहले ही तुरंत ही उसने ये खबर सुनी कि वो 2 महीने का मेहमान हूँ, और जैसे ही वो खबर सुनता है उसको तुरंत ही शौक लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर लायबल नहीं है, वो सर्जन लायबल नहीं है। तो ये कहते हैं कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इफ वो टॉक अबाउट द सेक्शन 84, सेक्शन 84 क्या कहता है, 94 क्या कहता है, एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड टू बाय थ्रेट। यदि कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए एक व्यक्ति को कंपेल किया जा रहा है, थ्रेट दी जा रही है। मान के चलो आपके कनपट्टी पे कोई व्यक्ति बंदूक रख के आपसे कहे कि भैया यदि सामने इस घर में चोरी करके ये सामान उठा के ला, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, या तेरे किसी उनके सगे संबंधी कोई उनका बेटा वगैरह उनको मार दूंगा। नेचुरली कि आपको एक थ्रेट के द्वारा कंपेल किया जा रहा है, और वहाँ पे वो कोई अपराध कमिट कर लेता है इस थ्रेट के उसमें आके कि भी हाँ भी यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे बेटे को मार देंगे ये लोग। तो नेचुरली ही कांट बी हेल्ड लायबल, उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, एक्सेप्ट मर्डर, ये ध्यान रख के चलना कि वहाँ पे यदि आप मर्डर करते हैं ऐसी थ्रेट के थ्रू, नेचुरली तब आप लायबल होंगे। तो एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस, तो वहाँ पे मर्डर के छोड़ के बाकी जो ऑफेंस है ना उनके लिए आप लायबल नहीं होंगे। तो ये सेक्शन 94 अप्लाई होगा। तो दिस मीन एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, यदि थ्रेट के द्वारा आपको कंपेल किया जा रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 95, सेक्शन 95 क्या कहता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म यदि हो रही है, न चलिए कि ट्रिफलिंग केसेस, ट्रिफलिंग मैटर्स, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इज नोइंग टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट द पर्सन इज ऑफ ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच कंप्लेन। भाई कहने का मतलब है कि एक छोटी मोटी किसी ने को थप्पड़ मारा, आप उसी के लिए कोर्ट में पहुंच गए, भैया आप कुछ कहने का मतलब छोटी छोटी जो आप झगड़े होते रहते हैं, नेचुरली आप छोटे छोटे झगड़ों के लिए तो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो वहाँ पे आप कहते हैं ट्रिफलिंग मैटर्स। तो छोटे छोटे मैटर जो होते हैं ना, जो स्लाइट हार्म है, जिसको एक ऑर्डिनरी सेंस का व्यक्ति ये कहता है कि इसके लिए आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे मैटर्स के लिए यदि कोर्ट में जाते हो तो नेचुरली आप उसके लिए एक्सक्यूज ले सकते हैं। तो दी जाते सर्टेन एक्सेप्शंस, ये मैंने वो एक्सेप्शन बताई है जो आपके सेक्शन मतलब जिसके लिए आप एक्सक्यूज ले पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया 2 तरह की एक्सेप्शन बताई, एक्सक्यूजेबल एक्ट्स और दूसरे मैंने बताया जुडिशिएबल एक्ट्स। तो ये सारे के जो एक्सेप्शन है दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 76 टू 106। ये वैसे 76 से लेकर सेक्शन 76 से लेकर 95 तक ये आपकी वो एक्सेप्शन है जो आपके कहीं ना कहीं जहाँ पे आप एक्सक्यूज ले सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, मेरे को यहाँ पर मुझे छोड़ देना चाहिए बिकॉज देर वॉज द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, क्योंकि वहाँ पे मेंसरिया का अभाव था। ही वॉज नॉट एबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। उसको ये नहीं जानकारी थी कि यहाँ पे क्या सही और क्या गलत है। तो दी जाता सर्टेन एक्सेप्शंस। इसके अलावा के आगे के जो सेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो सेक्शन 96 से लेकर यदि आप देखेंगे तो वो आपके प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। प्राइवेट डिफेंस मतलब जहाँ पे आप अपने प्राइवेट डिफेंस में यदि कुछ कर रहे हैं, अपने बचाव में यदि कुछ कर रहे हैं, तो सेक्शन 96 से लेकर अब यदि आप देखेंगे तो सेक्शन 106 तक वो आपके प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है। सेक्शन 96 कहता है कि नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यदि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए कुछ करता है तो नेचुरली वहाँ पे ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। 97 क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। यदि आप अपने प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी के लिए ले या प्रॉपर्टी के लिए ले या किसी व्यक्ति की बॉडी के लिए ले या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के लिए ले, नेचुरली यू कांट बी हेल्ड लायबल, आपको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। 98 क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यदि कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है और आप उसके बचने के लिए अपने आप को कोई प्राइवेट डिफेंस लेते हैं तो यू कांट बी हेल्ड लायबल, वहां पे सेक्शन 98 अप्लाई होगा। 99 क्या कहता है, एक्ट अगेंस्ट विच
देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जहाँ पे कोई ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का एक्ट आपका नहीं माना जा सकता, तो वो आपके सेक्शन 99 में आएंगे। सेक्शन 100 क्या कहता है? व्हेन द एक्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। जहाँ पे प्राइवेट डिफेंस, यदि आप अपने बचाव कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं अपना, तो वहाँ पर मतलब वो एक मृत्यु की हद तक जा सकते हैं आप। वहाँ पे मतलब उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की मौत तक कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस के बारे में डिस्कस किया गया। जैसे आप कहते हैं असल्ट के केसेस हो गए, किडनैपिंग के केसेस हो गए, ग्रीवियस हर्ट के केसेस हो गए, और इसके अलावा इंटेंडेड टू ग्रेटिफाइंग अननेचुरल ऑफेंसेस की बात आ गई, तो रॉन्गफुल इंजरी की बात आ गई। मतलब कहने का कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन गो टू एक्सटेंड ऑफ कॉजिंग डेथ। वो सेक्शन 100 के अंदर बताए गए। सेक्शन 101 के अंदर व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ एनी हार्म अदर देन द डेथ। यदि डेथ के अलावा बाकी प्राइवेट डिफेंस आप ले पाएंगे तो वो सेक्शन बताता है 101 के अंदर। और 102 क्या कहता है? कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। कब आपका प्राइवेट डिफेंस का आपका जो वो चालू होगा और कब तक वो चल सकता है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस आप कब लेना शुरू कर सकते हैं और कब तक वो चल सकता है। तो मीन्स कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस की बात करता है प्राइवेट डिफेंस की, तो वो सेक्शन 102 अप्लाई होगा। 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ डेथ। मतलब प्रॉपर्टी के संबंध में प्राइवेट डिफेंस कब तक, मतलब कब वो डेथ तक कॉज कर सकता है। मीन्स आप किसी व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की मतलब उसको मृत्यु भी दे सकते हो यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। ऐसे कौन से केसेज है? जैसे आप कह दो मतलब हाउस ब्रेकिंग नाइट मिसचीफ केसेज हो गए, या फिर आप कह दो मिसचीफ ऑफ द हाउस ट्रेसपास। तो कुछ ऐसे केसेस इसमें बताए गए, जैसे रॉबरी के केसेस हो गए, तो वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी कैन एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ द डेथ। If we talk about the section 104, when the right of private defense act of मतलब extend to the cause of injury, harm other than the death। जहाँ पे other than death की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आपका section 104 अप्लाई हो जाएगा। 105 के अंदर commencement of the continuance of the private defense of the property। प्रॉपर्टी के संबंध में मतलब प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होगा, कब तक चलेगा, उसका संबंध में 105 है। एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज 106 दैट डील्स विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके संबंध में? अगेंस्ट में। बट दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट वेयर देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। तो दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 106। तो दीज आर द सर्टेन, मैंने आपको कौन से एक्सेप्शन बताए यहाँ पर? दीज आर द सेक्शंस दैट डेल्ट विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस से संबंधित जो सेक्शन की बात करेंगे तो 95 से आपको 96 से शुरू करने हैं और 106 तक चलेंगे। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे हैं। तो दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस जो आपके चैप्टर 4 के अंदर शामिल हैं।